नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला होने से मामला दिलचस्प हो गया है। दूसरी बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां उपचुनाव के बीच कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। और चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां जेईई 2018 रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जहां मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। बता दें कि अमरवाड़ा सीट से कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। मतदान के दौरान एक मतदाता की डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुरक्षा बलों से सुरक्षाकर्मियों से बहस हो गई, जहां बातचीत के बाद हंगामा शांत हुआ। खास बात है कि उपचुनाव में मतदान छल को भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जहां एक मतदाता ने कहा कि हमने अपने नेता को चुना था तो दूसरी पार्टी में चले गए, जनता से छल किया गया है, इसी को लेकर वोट दिया है। वहीं व्यापारी मंडल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा कि स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, वर्तमान में सरकार के पक्ष में ही मतदान होना चाहिए। मैं अमरवाड़ा विधानसभा की निवासी हूँ। मैंने आज अपना वोट दे दिया है और आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप सभी लोग भी वोट देंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अमरवाड़ा का उपचुनाव आज मैं अभी रिपोर्टिंग ले रहा था कि 11 बजे तक 40% मतदान ये साबित करता है कि वहां की जनता विकास और गरीब कल्याण के साथ खड़ी है। और मुझे लगता है कि जब फाइनल चुनाव के आंकड़े जब आएंगे तो 80% तक मुझे लगता है जाएगा। इसे अमरवाड़ा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा बहुमत मिलने की संभावनाएं दिखाई देती है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और हम जब परिणाम आएंगे तब अमरवाड़ा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यम, जिस प्रकार से अमरवाड़ा में आज सुबह से ही वोटिंग जारी है, वोटिंग लगातार की जा रही है, जहां एक मतदाता की बहस भी हुई, लेकिन इस पूरी वोटिंग के बीच किस पक्ष का, किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? देखिए, अब मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, जहां पर कमलेश शाह के इस्तीफा देने के बाद ये उपचुनाव निर्धारित हुए थे और अब लगातार सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने वोट मत पोस्ट का प्रयोग भी कर रहे हैं। आप देखिए, सुबह 7 बजे जिस तरह से वोटिंग में हलचल देखी गई और लोगों में रुझान देखा गया, रुझानों मतदान के प्रति लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया, उससे कहीं न कहीं समझ में आता है कि लोग किस तरह से उत्साहित है वोट करने के लिए। और सरकार और विपक्ष दोनों इस पर भी लगातार अपनी अपनी जो दावेदारी है वो पेश करे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अभी हाल ही में जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से छिंदवाड़ा में वोटिंग हो रही है वो माने तो 80% के करीब वोटिंग जाएगी। फिलहाल जिस तरह से वोटिंग हुई है तो 3 बजे तक का आंकड़ा जो सामने आया है उसमें 68.19% के करीब वोटिंग हुई है। वहीं जनता की बात माने तो कई बार पलड़ा ऐसा दिखता है कि सरकार के जो कमलेश शाह बीजेपी के ऊपर उनका भारी है, कभी कभी धीरन शाह, कभी गोंगपा पार्टी के भी भलावी पर भी पलड़ा भारी दिखाई देता है। हालांकि गोंगपा इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ने में लगी हुई है और हो सकता है ये भी कि गोंगपा इस पर दोनों कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में आगे निकल जाए। लेकिन जिस तरह से जनता का रुझान आ रहा है तो जनता का साफ तौर पर कहना है कि अगर अमरवाड़ा का विकास करना है फिलहाल तो जिसकी सरकार रहती है उस पक्ष में ज्यादा पॉजिटिव दिखता है, ज्यादा उसके अंक बढ़ते हैं। तो अंक बढ़ने की वजह से बीजेपी को फिलहाल वहां पर फायदा होता दिखाई दे रहा है। और लगातार कमलेश शाह और धीरन शाह जो प्रत्याशी है, एक कमलेश शाह बीजेपी के प्रत्याशी और धीरन शाह जो कांग्रेस के प्रत्याशी, दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और आंचल कुंड से धीरन शाह ने जो है अपना मत का प्रयोग किया है, कमलेश शाह ने अमरवाड़ा में अपने मतदान का प्रयोग किया है। देखिए, छिटपुट घटनाओं के बीच जो अमरवाड़ा का मतदान है वो लगातार जारी है और
ऐसा विश्वास जताया जा रहा है कि करीब 80% के करीब वोटिंग हो सकती है, जो कि अच्छा मतदान प्रतिशत माना जा सकता है। क्योंकि देखिए पिछली बार भी देखे तो अमरवाड़ा में अच्छा खासा मतदान हुआ था। वही पूरे छिंदवाड़ा की बात करें तो पूरे छिंदवाड़ा में भी मतदान अच्छा खासा हुआ था। देखिए विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा में बीजेपी एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। अब कमलेश शाह के कांग्रेस में छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की उम्मीदें बढ़ी हुई है कि कम से कम छिंदवाड़ा में एक सीट अमरवाड़ा की उनके हाथ लग जाएगी। वहीं पे अब कांग्रेस भी लगातार दमखम लगा रही है कि जो उनकी सीट है, कमलेश शाह भले चले गए हो, धीरज शाह के तौर पर अंचलकुंड के जो अंजनकुंड धाम के जो दरबार के माने जाते हैं, दरबार से आते हैं, उनका साफ तौर पर ये माना रहा है कि कहीं कांग्रेस इस पर काबिज रहे, कांग्रेस इसको सीट को बचा कर रखे। लेकिन फिलहाल जो सरकार जिसकी होती है प्रॉफिट उधर ही होता है, अंक उसी की बढ़ते हैं और वही दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जनता जो है रुझानों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किसको उन्होंने वोट किया है। सरकार के पक्ष में जबरदस्त जनता बोलती है, इस समझ में आता है तो कमले के पक्ष में वोट हुआ है। हालांकि गोंगपा पार्टी भी इसमें कहीं न कहीं काम बिगाड़ने में लगी हुई है। सत्यम, मतदान के बीच एक छल का मुद्दा भी इस बार चुनावी मुद्दा अमरवाड़ा में देखा जा रहा है। मतदाता छल को लेकर भी वोटिंग करते हुए कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि छल एक मुद्दा इस चुनाव में देखा जा रहा है। जहां हमने पहले अपने नेता को चुन लिया था, उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली जिसको लेकर हम वोट कर रहे हैं। छल को लेकर जो शब्द है, इससे किस पार्टी को नुकसान या किस पार्टी को फायदा होता इस चुनाव में दिख रहा है? देखिए अभिनव, अमरवाड़ा में कई मुद्दे हैं, छल भी एक मुद्दा नहीं बचा है कि छल कपट की राजनीति। हालांकि जब कांग्रेस है इस मुद्दे को बनाकर बैठी है कि जिस तरह से कमलेश शाह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा तो जीत हासिल हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने छल किया और बीजेपी ने छल करने के साथ साथ ही कमलेश शाह को अपने पक्ष में करके फिर से यहाँ पर उपचुनाव हुए। तो लगातार कांग्रेस ये मुद्दा बना के बैठी है, छल कपट और धोखे की राजनीति। यहाँ पर भी धोखा दिया है कमलेश शाह ने। वही जो बीजेपी है उसको देखे तो लगातार विकास के दावे कर रही है। विकास के दावे और कमलनाथ की जो मॉडल थे, जिस तरह से अमरवाड़ा में अनदेखी की गई है विकासों को लेकर, वो मुद्दा लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आम जनता है वहां का विशेषकर वो चाहती है कि यहाँ पर सड़क हो, सड़क के साथ साथ बिजली और पानी की व्यवस्था हो। क्योंकि देखिए वहां अमरवाड़ा में बड़ी दूर दूर तक जाते हैं जनजाति वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, और पानी की व्यवस्था करते हैं। बिजली सड़क को लेकर अच्छा खासा नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अमरवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है छिंदवाड़ा के से लगा हुआ जहां पर विकास अब थोड़ी ही पहुंच पाया है, विकास को करीब 200 दूर रह चुका है। तो ऐसे में विकास के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी उसका मुद्दा बना रही है और लगातार यहाँ पर देखिए प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी जो है वहां छिंदवाड़ा पहुंचे थे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पर इन मुद्दों को उठाते नजर आए हैं। और कमलेश शाह पर जिस तरह से छींटाकशी की जा रही है उसको लेकर भी बीजेपी ने मुद्दा उठाया है कि जिंतू पटवारी और अन्य जो नेता है वो कमलेश शाह को लेकर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपमानजनक है। अपशब्द की भाषा जो इस्तेमाल की गई उससे जो छिंदवाड़ा की जनता है, जो आदिवासी वर्ग है, वो नाराज है। अभी हुर्रियत राजघराने से जो है कमलेश शाह आते हैं और कमलेश शाह का वहां पर अच्छा खासा वर्चस्व भी है। पिछली बार भी जीत के हासिल किया था, बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखिए एक आरोप और लगाया जा रहा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक दिन पहले जिस तरह से एक मंत्री पद की शपथ दिलाई है रामनिवास रावत, कुछ विजयपुर से जो थे अब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो उसको भी लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग में भी शिकायत की गई थी, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि शिकायत करने के अलावा कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। अब वही छिंदवाड़ा में आम जनता सिर्फ विकास चाहती है, विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ती है। जो उनकी स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे घर को लेकर के हो, चाहे सड़क को लेकर के हो, और चाहे बिजली और पानी को लेकर हो, उन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए जो परिणाम आएंगे वो जनता के ही आधार पर आएंगे। जनता जिनको मानती है कि अगर ये विकास कर सकते हैं, जनता उन्हीं को चुनाव में चुनती है। क्योंकि दोनों ही ये जो सीट जो आरक्षित सीट मानी जा रही है और दावे वादे अपनी एक साइड रखे जाते हैं जब छिंदवाड़ा में चुनाव होता है। पिछली बार भी हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की उससे कहीं ना कहीं उत्साह बीजेपी का बढ़ा है, लेकिन आंकड़ों की देखें तो 9 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी और 1 बार गोंगपा पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में भी है कि आंकड़े के हिसाब से देखें तो कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से जनता बदलती है, परिस्थितियों के हिसाब से जनता विकास चाहती है और छोटे छोटे जो उनके स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको उनका निराकरण चाहती है, जिसको लेकर लगातार वोटिंग भी चल रही है। और वोट प्रतिशत अब तक मान के चलिए अच्छा वोट प्रतिशत माना जा रहा है। 3 बजे तक जो 68% के करीब वोटिंग हुई है वो बेहद अच्छी है और माना यह भी जा रहा है कि 80% के करीब, जैसा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है, हो सकता है वोटिंग हो 80% या 80-86% के करीब वोटिंग चली जाए, तो ये अच्छा वोट प्रतिशत माना जाएगा और जनता जनार्दन
आज मतदान कर रही है और 13 जुलाई को जब परिणाम आएंगे तब समझ में आएगा कि दावे और वादों में हकीकत है। बिल्कुल सत्यम, एक और कमलनाथ का मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल जिसको कहा जाता है, दूसरी ओर मध्य प्रदेश जो भाजपा सरकार है वह विकास के दावे कर रही है, जो कि राज्य सरकार में भी है। हालांकि दोनों ही पार्टियों को, गोंगपा पार्टी को भी शिकस्त देना, उसको हराना भी आसान साबित नहीं होगा। हालांकि 13 तारीख को जब मतगणना होती है, नतीजे निकलकर सामने आते हैं, स्थिति तभी साफ हो पाएगी। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। इस बीच मंगलौर विधानसभा सीट के लिब्बरहेड़ी गांव से हिंसक झड़प की सूचना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लिब्बरहेड़ी गांव के बूथ नंबर 53 और 54 पर वोट डालने के लिए आपस में दो दलों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। फायरिंग की भी सूचना सामने आई है, हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं की जा सकी है। इस झड़प में कुछ लोगों को गंभीर चोट भी आई है। बताया जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं वह काजी निजामुद्दीन के समर्थक हैं। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों गुटों को शांत कर मतदान को फिर से शुरू करा दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी से राजेंद्र भंडारी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के टिकट पर लखपत सिंह बुटोला चुनावी मैदान में है। इसके अलावा यूकेडी के बच्चीराम उनियाल को भी मैदान में उतारा गया है, जहां हिम्मत सिंह नेगी और पूर्व पत्रकार नवल किशोर भी मैदान में है। मंगलौर सीट से भाजपा के करतार सिंह भड़ाना के सामने कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन मैदान में है। खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए दिलदार अब्बास सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिलदार, जिस प्रकार से उपचुनाव की वोटिंग लगातार जारी है, छिटपुट घटनाएं हुई, झड़प की भी घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला? कहां झड़प हुई, कहां इस तरह की हिंसा देखने को मिली है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई थी 8 बजे से, और इसके बीच शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था और लंबी लंबी कतारें भी लग रही थी। लेकिन लिब्बरहेड़ी गांव में एक कांग्रेसी और बीजेपी के नेताओं में उनके बीच झड़प हुई है और उनमें जो कि लाठी डंडे चले हैं और उसमें कुछ घायल भी हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निजामुद्दीन ने अपने ट्वीट करके बताया कि फेसबुक पे ट्वीट करके बताया कि वहां पर गोली चली है और वे घायल से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं। बिल्कुल। हेलो, जिस प्रकार से आपने बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने फेसबुक पर पोस्ट करके बताया है कि उनके पक्ष के कुछ लोग घायल हुए हैं, वह घायलों से मिलने पहुंचे हैं। किसकी तरफ से इस शुरुआत हुई इस झड़प की? अब तक गोली, जैसा कि आपने अपने अभी बयान में बोला कि गोली चली है, कांग्रेस प्रत्याशी ने पोस्ट भी किया है, तो गोली चलने की, फायरिंग की पुष्टि अब तक किसी आधिकारिक तौर पर हो सकी है? दिलदार, अभी तक कोई पुष्टि, गोली चलने की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। बिल्कुल, गोली चलने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से इस तरह की हिंसक झड़प हुई है, हिंसक घटना सामने आई है? कांग्रेस के जो सपोर्टर है वे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस का वोट का कैप्चर कर रहे थे। बिल्कुल, बूथ कैप्चरिंग का आपने अभी मुद्दा उठाया है, बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया गया है। जैसा कि खबर में निकलकर सामने आया कि बूथ नंबर 53 और 54 पर इस तरह की घटना सामने आई है, जहां हिंसक झड़प हुई कार्यकर्ताओं के बीच। क्या अन्य इलाकों में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं? कोई छिटपुट घटना हुई हो? कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई और अभी तक शांतिपूर्ण और चल रहा है मतदान। वहीं पर बूथ पर जाकर पुलिस प्रशासन ने चौक चौबे का भी इंतजाम किया है और वहां पर जहां पर लिब्बरहेड़ी पर हिंसा ऐसी घटना हुई है, वहां पर पुलिस प्रशासन बल स्थल के साथ पहुंचे और बल स्थल के साथ पहुंचने के बाद उन्होंने मोर्चा संभाला है।
अब्बास, मंगलौर सीट पर हाजी काजी जीतते आए हैं, जिनके खिलाफ अब करतार सिंह भड़ाना मैदान में हैं। दोनों को लेकर किसकी तरफ जनता का रुख ज्यादा देखने को मिल रहा है? जैसा कि आपने बताया कि इसमें घटना भी हुई है, लेकिन जनता किस तरफ? बताना चाहता हूं कि अब तक के मंगलौर सीट पर या तो कांग्रेस या बसपा रही है, लेकिन विकास को मुद्दे को लेकर बीजेपी इस मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा है कि विकास करेंगे और कराएंगे। ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों में ही अभी तक टक्कर है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है, लेकिन जैसा मंगलौर सीट पर जनता का रुख देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा ही बद्रीनाथ सीट पर भी है? क्योंकि चूंकि उत्तराखंड में इस समय भाजपा की सरकार है, तो क्या दोनों ही सीटों पर जनता जो है प्रदेश सरकार के साथ, जो कि राज्य में सरकार भी है, उसके साथ मुख्य धारा से जुड़ना चाहेगी? जनता क्या कहती है? जी, जनता विकास के लिए जुड़ना चाहेगी। और ऐसा लगता है कि अब की बार जो कि इनका नारा है, जो कि लोकसभा में अब के बार जो 5 सीट बीजेपी ले चुके यहाँ से, उत्तराखंड से। और ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी नेताओं अपने इन दोनों सीटों पर उतारे हैं और विकास का मुद्दा लेकर उस पे अपने आप को विकास के लिए विकास करना और कराने की बात कही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से जनता का रुख देखने को मिल रहा है, हालांकि ये तो नतीजों के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है, जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे। हालांकि बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, दिलदार, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। भोपाल में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। सफाई कामगार प्रकोष्ठ पर उन्होंने कहा कि मेरे सीएम कार्यकाल के बाद आज तक सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर हो रही सियासत पर उनका समर्थन करते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है, जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। वहीं आरएसएस की पुस्तक के विमोचन को लेकर तंज कसते हुए आरएसएस पर वैमनस्यता फैलाने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। अंदर सभी मतदाता भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूं कि माननीय कमल गांधी जी के निर्देशन में छिंदवाड़ा में और उनके नेतृत्व में जिस तरह से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है, उससे वो हाथ धो देंगे अगर उन्होंने वहां से भाजपा को जिता दिया। क्योंकि कमलनाथ जी चाहे विपक्ष में रहें चाहे सत्ता में रहें, वे हमेशा प्रभावशाली रहे हैं और जो भी उनका एक 80 से लेकर आज तक का सफर है, छिंदवाड़ा को उन्होंने देश के नक्शे पे लाके खड़ा कर दिया। लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी खबरें लगाना, ये किस आधार पर किया जनसंख्या का उन्होंने? 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं होने दिया उन्होंने। अरे 2021 का सेंसस फिगर्स क्यों नहीं अनाउंस करती है भारतीय जनता पार्टी? कास्ट वाइज सेंसस क्यों नहीं कराती? बात यह है कि राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा, कौन सा ऐसा उनका शब्द है जो उचित नहीं है? हाँ, उन्होंने कहा है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग असत्य बोलते हैं, जो लोग देश में नफरत की आग फैलाते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते। क्योंकि सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है और इसी तरह सभी धर्मों में अमन, चैन, शांति का संदेश है, प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा का संदेश है। और कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की बात हुई उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मैं शंकराचार्य जी चाहे कोई भी हो, अगर उस पदवी पर हैं तो मैं तो सबका सम्मान करता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी क्या हैं? मुझे लगता है कि पूरा देश राहुल गांधी जी को जानता है, उन्हें समझता है कि संसद के अंदर किस प्रकार से मंद बुद्धि का प्रदर्शन श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया है। मैं शंकराचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि जरा उनकी मंद बुद्धि पर जरा उन्हें, मुझे लगता है कुछ आशीर्वाद देंगे तो और अच्छा है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा शर्मा सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जिस प्रकार से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं राहुल गांधी के समर्थन में, राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं, उनको लेकर बयान भी दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान की किस प्रकार वकालत की? माफ कीजिएगा, कृष्णा से हमारा संपर्क टूट गया है। तो खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां भोपाल में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम दिग्विजय सिंह मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। सफाई कामगार प्रकोष्ठ पर उन्होंने कहा कि मेरे सीएम कार्यकाल के बाद आज तक सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर हो रही सियासत पर उनका समर्थन करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है, जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। वहीं आरएसएस की पुस्तक विमोचन को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने आरएसएस पर वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगाया है। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए सफाई कामगार प्रकोष्ठ के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे सीएम कार्यकाल के बाद आज तक सफाई कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर हो रही सियासत पर उनका समर्थन करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है, जो हिंसा करता है वह हिंदू नहीं हो सकता। वहीं आरएसएस की पुस्तक विमोचन को लेकर तंज कसते हुए आरएसएस पर वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णा शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है, राहुल गांधी के बयान की उन्होंने किस प्रकार वकालत की, उन्होंने क्या बयान दिया? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान को लेकर लगातार बीजेपी आलोचना कर रही है, वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस बात की पुष्टि की है कि राहुल गांधी ने संसद में ऐसा कुछ नहीं बोला, जिसकी लगातार आलोचना हो रही है। और उस बात को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज के लिए यही कहा है कि जो हिंसा करता है वो हिंदू समाज नहीं, क्योंकि ये समाज में प्रेम आपसी भाईचारा रहता है। तो उसी बात का जिक्र उन्होंने कहा है, शंकराचार्य जी की बात को दोहराया है। सबसे बड़ी बात की इस बात पे बीडी समा से भी जब पूछा गया प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी की जो बात है उसका वो समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला है और मंदबुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो लगातार इस पर अभी भी सियासत चल रही है। राहुल गांधी के उस बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी एक बार फिर सफाई दी है। बिल्कुल कृष्णा, जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयान की उन्होंने वकालत की, हालांकि उन्होंने आरएसएस को लेकर भी तंज कसा है, आरएसएस को लेकर भी हमला किया है, जिसको लेकर अब भाजपा भी हमलावर हो गई है। आरएसएस को लेकर उनका ऐसा क्या वक्तव्य रहा जिस पर अब भाजपा हमलावर है? देखिए, आरएसएस को लेकर एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जाति जनगणना पे सवाल उठाया गया है और जाति जनगणना को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2011 के पहले के आंकड़े क्यों जारी कर रहे हैं, 2011 के बाद तो आंकड़े ही जारी नहीं हुए। 2011 की जातिगत जनगणना फिर सरकार को जारी करनी चाहिए और बताना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं। जातिगत जनगणना अभी तक केंद्र सरकार नहीं करा रही है और इसको कराना चाहिए और जो झूठ फैला रही है उसे नहीं फैलाना चाहिए।
बिल्कुल कृष्णा, जिस प्रकार से उन्होंने जनगणना का मुद्दा उठाते हुए जातिगत जनगणना अपना ही एजेंडा और जातिगत जनगणना कराने की भी मांग कहीं ना कहीं बातों में केंद्र सरकार से की है, जहां उनके अंदर खाने इस तरह की चर्चा होती रही होगी कि जातिगत जनगणना करानी केंद्र सरकार से जरूरी है। बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। लखनऊ में जेईई 2018 को लेकर अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है, जहां पिकअप वाहन भवन में जाने से रोकने पर अभ्यर्थी नाराज हो गए और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को बस में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थी जेईई 2018 भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आने से नाराज हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और जनता दरबार के चक्कर लगाते लगाते 6 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, जब भी मिलते हैं सचिव कहते हैं बस अगला रिजल्ट आप लोगों का ही आएगा, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि सीएम दरबार में 2 बार बात रखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से हमलावर अभ्यर्थी हैं, जेईई रिजल्ट को लेकर वह अपनी लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, लगातार सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं, अभी तक क्या कुछ मामले में निकलकर सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर? और बिल्कुल अभिनव, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा ये जेईई भर्ती 2018 को निकाली गई थी, जिसका अंतिम परिणाम आज 6 साल बीतने के बाद भी नहीं निकाला गया, जिसको लेकर जो अभ्यर्थी थे उन्होंने पिकअप वाहन का घेराव किया था। उत्तर प्रदेश के सचिव से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब अभ्यर्थियों की मुलाकात नहीं हुई तो काफी नाराजगी हुई, क्योंकि इसमें जो पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी शामिल थे। तो ऐसे में भारी संख्या देखकर जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पुलिस है वो वहां पहुंच गई थी। अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया, क्योंकि सचिव से लगातार संपर्क किया जा रहा था, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या इसके साथ ही चाहे ईमेल के माध्यम से हो, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। और आज वहां तमाम अभ्यर्थी पहुंचे थे पिकअप भवन, जहां उन्होंने घेराव किया, सचिव से मिलने की जिद की, और देखा गया कि भारी संख्या को देखते हुए पुलिस ने वहां जो अभ्यर्थियों को हटाने की कोशिश की, तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए थे वो उत्तर प्रदेश के जो सचिव हैं उनसे मिलने को लेकर जिद पर अड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको घसीटकर पुलिस वैन में बैठाया और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया है। ये मामला 2018 जूनियर इंजीनियर भर्ती को लेकर है, लेकिन अभी तक परिणाम क्यों नहीं जारी हुआ है यह मामला भी साफ नहीं हो सका है। जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में भी अपनी बात रख चुके हैं, तमाम जो इस भर्ती से संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी ये बात रखी गई है, लेकिन मामला साफ नहीं हो पाया कि आखिर में 6 साल बीतने के बाद वो ये जो अभ्यर्थी हैं उनको अभी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लोगों को नौकरियां देने का दावा कर रही है, लेकिन ये 2018 जेईई भर्ती जिसमें जूनियर इंजीनियर भर्ती थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, उसका अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है, किस वजह से उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, परिणाम क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, यह भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए अभ्यर्थी परेशान है और उनको लगातार आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही 1-2 महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, परिणाम घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी भी 6 साल तक वो रोजगार को लेकर भटक रहे हैं और अधिकारियों की चौकट पर दरबदर वो कहीं पुलिस से मार खाते हैं तो कहीं धुतकारे जाते हैं, और आज भी उनके साथ यही हुआ है। उनका कहना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी अपनी बात पहुंचा चुके हैं, आश्वासन मिल चुका था कि जल्द ही भर्ती पूरी की जाएगी, लेकिन अभी 6 साल बीत गए हैं, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। यह भी बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है। दूसरी बार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन फिर भी 6 साल से अभ्यर्थी लगातार भटक रहे हैं, उनको अभी भी नौकरी नहीं मिली है। मजबूरन वो आज जो है पिकअप भवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया है। निसंदेह देखिए यहाँ कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में नाराजगी भी है और भविष्य की चिंता भी है, साथ से रोजगार की चिंता है। बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका परिवार है, भरण पोषण पालन को लेकर भी समस्याएं आती हैं। ऐसे में जो वो राह तक रहे हैं कि उन्हें जल्द ही रोजगार मिलेगा, उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, वो सपना उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अभ्यर्थी 6 साल से अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हैं, लेकिन एक और यूपी में भर्ती होती है, आरक्षक भर्ती होती है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल करना पड़ता है, दूसरी ओर पेपर हो जाता है, उसके 6 साल बाद भी अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी सवालों के घेरे में और इस तरह की
पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद। हालांकि अभी तक इस तरह से सरकार की ओर से कोई इस पर निकलकर आधिकारिक बयान तो निकलकर सामने नहीं आया है, कोई स्पष्टीकरण निकलकर सामने नहीं आया है। बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आज 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।